में रामचरितमानस हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। रामचरितमानस पर सवाल, राजनीति में बवाल। सचिव वैद्य गुरु तीनी जो प्रिय बोले बयास, राज धर्म तन तीनी करे होए बेगई नाश। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर सोचने के लिए और वो इस पर विचार करके निर्णय लेगा। बिहार में महागठबंधन में बड़ी दरार। वोट के लिए तुष्टीकरण करते हैं और रामायण को गाली देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे माननीय मंत्री जी ने सफाई दे दी है, उन्होंने रामचरितमानस पर नहीं, चौपाई पर उनको कुछ उन्होंने जो बात कही है। आरजेडी में भी शिक्षा मंत्री के सवाल पर संग्राम। जगदानंद सिंह जो कह रहे हैं कि पार्टी उनके साथ है, वो गलत बात है और इस तरह का फैसला लेने का अधिकार जो है जगदानंद सिंह को नहीं है। रोम रोम में राम, क्यों रामचरितमानस पर संग्राम। नमस्कार, आपका स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सीधे ले चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां पर इस समय गृह मंत्री अमित शाह पतंगबाजी का आनंद उठा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, आप अहमदाबाद से तस्वीरें आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह काला चश्मा लगाकर इस वक्त पतंग उड़ा रहे हैं। खींच देते हुए पतंग को हवा में ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और ये देखिए, लगता है पेच काट दिया। उनके शोर और उनके चेहरे पर खुशी का भाव बता रहा है कि पेच लड़ाया जिसमें उन्होंने पतंग काट दी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उसके बाद पतंग की कमान संभाल ली और आगे बढ़ गए। तो इस पतंगबाजी के साथ अब सीधे चलते हैं बिहार, जहां पर रामचरितमानस को लेकर बवाल कटा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादाओं से रामचरितमानस की कहानी लिखी गई और रामचरितमानस में जो मर्यादाओं की सीमाएं खींची गई, उसी मर्यादाओं की सीमाओं को अब रामचरितमानस की चौपाई के बहाने लांघने की तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से कोशिश हो रही है। आज की सबसे बड़ी खबर, रामचरितमानस पर आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर बिहार की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी तो बरस ही रही है, गठबंधन में साथ ही नीतीश की पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज जेडीयू के नेता रामचरितमानस का पाठ करते दिखे। बीजेपी के नेताओं ने भी हनुमान मंदिर में रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी। ये तस्वीरें स्क्रीन पर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि रामचरितमानस को लेकर बिहार में किस तरह से राजनीति गरमाई हुई है और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर किस तरह से तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए। जेडीयू और आरजेडी के बीच भी इसको लेकर अब तलवारें खिंच गई हैं, तकरार बढ़ गई है और खाई बढ़ती जा रही है। इस खाई के बढ़ने का अंजाम क्या होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर राजनीति के मैदान में तूफान खड़ा हो गया। अब चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू ने तेजस्वी के पाले में गेंद फेंक दी है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा कि इस मामले में अब तेजस्वी को फैसला करना है। ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है वो सक्षम है इस विषय पर निर्णय लेने के लिए। जहां तक जनता दल यू का सवाल है, जनता दल यू सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करता है और हम सभी धर्म के लोगों को सम्मान के और बराबर की दृष्टि से देखते हैं। इस बयान से आपको लगता है कि बहुत नुकसान पहुंच रहा है महागठबंधन को? नहीं, ये हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर सोचने के लिए और वो इस पर विचार करके निर्णय लेगा। तो एक तरफ रामचरितमानस की चौपाइयों को बताकर ये बताया जा रहा है कि ये जो है जातिवाद को बढ़ावा देने वाली रामचरितमानस है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी रामचरितमानस का पाठ करके ये बता रहे हैं कि हिंदुओं को जोड़ने वाली है रामचरितमानस। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, प्रकाश कुमार और शशांक। सबसे पहले प्रकाश का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, आज सुबह से आपने लगभग हर दल के नेता से बात की और हर दल के नेता के सुर जो है वो अलग अलग है। ये तकरार बढ़ती जा रही है, ये तकरार किस और ले जाएगी इस सरकार को? देखिए, सरकार पर अभी सवाल नहीं है, लेकिन एक कहावत है ना कि जब पहले ही पता चल जाए कि आखिर क्या होने वाला है तो फिर मजा क्या आएगा।
तो यही कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। परत दर परत चीजें आ रही हैं, सामने आ रही है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी एबीपी न्यूज पर, आपने देखा था कार्तिक कुमार जो कानून मंत्री बनाए गए थे, उनके ऊपर आरोप थे, मुकदमा था और उसको लेकर उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था उनके बड़बोलेपन की वजह से, लगातार हमलावर होने की वजह से। अब जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर के ऐसा विवादित बयान दे दिया है और पूरे देश में हंगामा मच गया है, तो ऐसे में जेडीयू को यह निर्णय लेना पड़ा कि आखिर तेजस्वी के पाले में गेंद डाल करके ये तय कराना कि चंद्रशेखर के साथ क्या किया जाए। तो अब दूसरे के बाद अब तीसरा, यानी 2 मंत्री पहले ही वो कुर्बान हो चुके हैं, अब तीसरे की बारी आ गई है। तो ऐसे में क्या फैसला लेंगे ये देखना दिलचस्प होगा और क्या उससे ये जो विवाद हुआ है उस पर क्या मरहम लग सकता है या उसे खत्म किया जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ललन सिंह, नीतीश कुमार और विजय चौधरी, इन तीनों की बाकायदा इस विषय पर मुलाकात हो रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी बगावत है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान भी है। तो महागठबंधन के अंदर, पार्टी के अंदर, चारों तरफ से हर कोई एक तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है और इस चक्रव्यूह से निकलने दे रहे हैं की प्रकाश कुमार आप। विकास प्रकाश कुमार, आपका जो संकेत है वो इसे और इशारा कर रहा है कि 2 मंत्रियों के बाद अब तीसरे मंत्री चंद्रशेखर की कुर्सी वो दांव पे लग सकती है, जा सकती है। बिल्कुल। देखिए, एक एक्सक्लूसिव खबर मैंने दी थी कि कैसे कैबिनेट के अंदर में, विकास सुनिएगा ध्यान से इस चीज को, कि कैबिनेट के अंदर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शिक्षा मंत्री से पूछा कि अरे आप क्या सब बयान देते रहते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा क्या गलत कहा उन्होंने। और तेजस्वी यादव भी वही थे, मौजूद थे, और उन्होंने भी कहा कि ये तो मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट के बारे में कह रहे थे, मीडिया ने इसको गलत तरीके से पेश किया। तो जाहिर है कि कैबिनेट के अंदर में इस तरह की जब बात हुई हो और वो चीजें बातें अब जो मैं बता रहा हूं, तो ये सारी चीजें ये इशारा करती हैं कि इससे नाखुश है नीतीश कुमार, लेकिन वो खुल करके कह नहीं सकते। यही वजह है कि ललन सिंह सामने आए। इस खबर की तस्दीक और करेंगे। शशांक के पास चलते हैं। शशांक, कल जब प्रकाश कुमार ने यह खबर दी कि नीतीश कुमार ने पूछ लिया चंद्रशेखर से कि आप क्या बोलते रहते हैं, उसके बाद आज सुबह से, यानी कि कल के बाद से ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने घर से नहीं निकले हैं। ये घर से नहीं निकलना क्या कुर्सी जाने के संकेत हैं? जी देखिए, नीतीश ने कल जमकर फटकार लगाई है और इसी का नतीजा है कि शिक्षा मंत्री इस मुद्दे पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। घर में सुबह से हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहा है। मैं उनके घर के बाहर खड़ा हूं। घर की शांति देखिए, यहाँ पे घर पे हर तरफ शांति है। आगे उनकी गाड़ी भी लगी हुई है, जिस गाड़ी से वो चलते हैं। शिक्षा मंत्री का बोर्ड भी उस पर लगा हुआ, लेकिन वो घर से आज निकल नहीं रहे हैं, ना किसी कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, ना मीडिया से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुर्सी जाने का डर है, क्योंकि जेडीयू के दबाव में अब तक 2 मंत्रियों की कुर्सी जा चुकी है, कार्तिक मास्टर और सुधाकर सिंह। और एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि शिक्षा मंत्री का बयान महज इत्तेफाक है या बिहार की सियासत में पुराने दौर की वापसी। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्री दलित पिछड़ा की बात कर रहे हैं और इस समय बिहार में जातिगत जनगणना भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं जात पात, भगवान राम, रामचरितमानस, मंडल कमंडल का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं राजद 2024 पर नजर डाली हुई है और जातीय धार्मिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि 3 शब्द थे जो शिक्षा मंत्री के थे कि रामचरितमानस नफरत फैला रहा है, समाज को बांट रहा है, दलित पिछड़ों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, पढ़ने में बाधा डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं 24 को लेकर राजद कुछ बड़ी तैयारी में है, लेकिन नीतीश कुमार ये सब बयान बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो बीजेपी के भी साथ है तब भी और अभी भी इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। तो उनके फटकार का नतीजा है कि शिक्षा मंत्री बैकफुट पर है। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री बैकफुट पर। शशांक, आप बने रहिए वहां फ्रंट फुट पर। प्रकाश कुमार के पास भी जाएंगे और समझने की इस खबर को कोशिश करेंगे कि क्या गद्दी कुर्सी खतरे में पड़ गई शिक्षा मंत्री की। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दावा किया है कि उनके दफ्तर में सीबीआई की टीम पहुंची है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उसका स्वागत है। उन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ ना कुछ मिला ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। तो मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का दावा है, उन्होंने ट्वीट करके दावा किया है कि सीबीआई ने मेरे दफ्तर पर छापा मारा है, उनका स्वागत है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और दावा किया है
कि उनके घर पर सीबीआई ने छापा मारा है, सीबीआई का स्वागत है। इससे पहले भी सीबीआई ने उनके घर पर, दफ्तर पर छापा मारा था, उनको कुछ नहीं मिला। वे दिल्ली के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए काम करते रहेंगे। दिल्ली हमारे साथी दीपक रावत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अपडेट है? जी विकास, अभी थोड़ी देर पहले ही मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो सचिवालय में उनका दफ्तर है डिप्टी सीएम का, वहां पर कुछ अधिकारी पहुंचे हैं, सीबीआई के अधिकारी हैं और कुछ फाइलें खंगाल रहे हैं। सीधे तौर पर ये नहीं बताया अभी तक कि ये किस मामले में इंक्वायरी हो रही है। हालांकि दो मामले हैं, एक नई शराब नीति के मामले में जो इंक्वायरी चल रही है वो तो है ही, लेकिन स्कूलों में जो क्लासरूम वाला मामला था जिसमें भी एलजी ने इंक्वायरी की बात कही थी, वो भी एक मामला है। तो फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है डिप्टी सीएम के दफ्तर की तरफ से कि किस मामले में पूरी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन इतना साफ संकेत जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि एक बड़ी इंक्वायरी की जा रही है। उनके दफ्तर में तमाम फाइलें खंगाली जा रही हैं। लगातार जो सीबीआई के जो अफसर हैं उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं जो दफ्तर में काम करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ट्वीट आया है, यानी कि कुछ देर पहले ही अधिकारी पहुंचे हैं। तो सीधी तौर पर मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया उसमें आप देखिए, वो कह रहे हैं कि पहले मेरे घर पे छापा मारा, फिर लॉकर तलाशे, मेरे गांव में भी जाकर उन्होंने चेक किया, कुछ नहीं मिला, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो दावा पहले से ही कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, तो अब तक कुछ नहीं मिला तो आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। दीपक रावत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई की टीम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची है और उनकी तरफ से ट्वीट कर ये दावा किया गया है। लेकिन दो मामले बताए जा रहे हैं, या तो पुराना शराब नीति को लेकर या स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण को लेकर जो एलजी ने कार्रवाई की बात कही थी उसको लेकर हो सकता है। लेकिन हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जो कि गृह मंत्रालय सीबीआई कवर करते हैं उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर सीबीआई के सूत्र क्या कह रहे हैं। मनोज, क्या कह रहे हैं सीबीआई के सूत्र? जी बिल्कुल, देखिए विकास, सीबीआई के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई की तरफ से कोई रेड नहीं की गई है। मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है और वो रेड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रेड नहीं हुई है। सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है क्योंकि आबकारी घोटाले का जो मामला है वो उनके खिलाफ दर्ज है, तो हो सकता है कि कोई टीम कुछ कागजात की जांच करने के लिए उनके यहाँ जरूर पहुंची हो, लेकिन किसी तरीके की किसी भी रेड से इनकार सीबीआई ने साफ तौर पर कर दिया है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर मनोज वर्मा दे रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दावा था, उसको सीबीआई ने सिरे से खारिज कर दिया है। सीबीआई ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के घर पर कोई भी रेड नहीं की गई है। सीबीआई के अधिकारी वहां पर कुछ कागजात लेने जरूर गए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के घर पर, दफ्तर पर किसी तरह की कोई भी रेड नहीं की गई है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर बने हुए हैं। मनोज, सीधे तौर पर यह मना कर दिया रेड नहीं हुई है, लेकिन सीबीआई के अधिकारी वहां जरूर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों ने साफ तौर पर हमें ये बताया कि रेड वर्ड का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने भी जो ट्वीट किया है वो गलत ट्वीट किया है। उनके दफ्तर पर किसी तरीके की कोई भी रेड नहीं की गई है, क्योंकि आबकारी घोटाले का जो मामला है वो उनके ऊपर दर्ज है। इसकी जांच भी सीबीआई भी कर रही है और ईडी भी कर रही है। तो कुछ कागजात लेने के लिए जरूर। मनोज, जो सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं वो किस मामले से जुड़े हुए कागजात लेने के लिए वहां पहुंचे? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों ने साफ किया है कि जो आबकारी घोटाले का मामला है उससे जुड़े कागजात लेने के लिए जो टीम है वो जरूर पहुंची है, लेकिन कोई रेड, किसी तरीके की रेड नहीं की गई है उनके यहाँ पर। और क्योंकि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भी लगातार कर रही है, ईडी भी लगातार कर रही है। ईडी ने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, इसके अलावा सीबीआई ने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी तक लगातार जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई को कुछ कागजात की जरूरत थी और इसी वजह से सीबीआई की जो टीम थी वो मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर पहुंची थी। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से जो दावा किया गया ट्वीट करके कि उनके दफ्तर पर सीबीआई ने रेड की है, वो फाइलों को तलाश रहे हैं। इससे पहले भी रेड की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, ना मिलेगा। लेकिन अब सीबीआई के सूत्रों के हवाले से खबर आई है, मनोज वर्मा ने खबर दी है, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें रेड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सीबीआई के सूत्रों ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर किसी तरह की रेड नहीं हुई है। वहां पर सीबीआई के अधिकारी जरूर कुछ कागजात लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन रेड नहीं की गई है। सीधे मनीष सिसोदिया के दावे को खारिज किया गया है सीबीआई की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर, मनीष सिसोदिया का एक तरफ दावा है कि सीबीआई ने उनके दफ्तर पर रेड की है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने
इस दावे को खारिज कर दिया और कहा है कि किसी तरह की कोई रेड नहीं की गई। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दावा किया है कि उनके दफ्तर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उसका स्वागत है। सीबीआई ने मेरे दफ्तर पर छापा मारा है, सिसोदिया ने ट्वीट करके ये कहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने आगे लिखा है कि मेरे यहाँ सीबीआई ने रेड कराई है, दफ्तर में छापा मारा है, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली, मेरे खिलाफ कुछ ना मिला ना मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। मनीष सिसोदिया का ये दावा कि उनके दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी सचिवालय से मौजूद हैं, दिल्ली सरकार के सचिवालय से, उनका रुख कर लेते हैं। क्या जानकारी मिल रही है अंकित, क्या सीबीआई की टीम भीतर है अभी भी? जी फिलहाल देखिए विकास, आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन जैसे सूत्र इशारा कर रहे हैं कि सीबीआई की टीम यहाँ पर एक दो अधिकारी आए थे कुछ लोगों से पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो मिले नहीं, लिहाजा वो चले गए हैं। कुछ दस्तावेजों को लेकर के उनके कुछ सवाल थे। मनोज हमारे सहयोगी यहाँ पर है। मनोज, क्या इसको रेड कहा जाएगा? जैसे कि शुरुआती क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई के सूत्रों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी तरीके की कोई भी रेड ना ही मनीष सिसोदिया जी के घर पर और ना ही उनके सचिवालय में जो दफ्तर है वहां पर की गई है। सूत्रों ने साफ तौर पर यह जानकारी दी है कि कोई रेड उनके यहाँ पर नहीं की गई है। जो आबकारी घोटाले का मामला था उसको लेकर के रूटीन इंक्वायरी हो सकती है कि जरूर उनकी टीम के लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे। और सीबीआई की टीम मुमकिन है यहाँ पर आई हो, लेकिन उसको रेड नहीं कहा जाएगा। और फिलहाल तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि शायद अंदर कोई है भी नहीं। जी बिल्कुल, अगर टीम आई थी सीबीआई की तो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची होगी, क्योंकि मामला सीबीआई में दर्ज है आबकारी घोटाले वाला। इसकी जांच ईडी भी कर रही है और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। तो उसी के लिए रूटीन इंक्वायरी के लिए, जांच के लिए, कुछ कागजात देखने के लिए सीबीआई की टीम हो सकता है यहाँ पर जरूर। एक चीज और हमको यहाँ पर क्लैरिफाई करना जरूरी है कि रेड किसको कहते हैं। देखिए, एक होता है जांच में जो है अधिकारी पहुंचते हैं, और अगर रेड होती है तो हमने जैसे देखा है कि जो लोग जिनके जहां पर रेड हो रही होती है वहां पर एक तरीके से उनके फोन जब्त कर लिए जाते हैं, कमरे बंद कर दिए जाते हैं, उसको रेड कहा जाएगा ना। अगर जांच के लिए अधिकारी पहुंचे कोई बातचीत करके या कोई दस्तावेज लेने के लिए, क्या उसको रेड कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल। अगर किसी के यहाँ पर रेड की जाती है तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाकायदा उस पूरे प्रीमिसेस को बंद कर दिया जाता है। बाकायदा वहाँ पर पुलिस के जो टीम पहुँचती है उसके गवाह मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो जितने भी उनके डिजिटल मतलब चीज़ें होती हैं जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वो अपने कब्जे में कर लिए जाते हैं और उसके बाद फिर रेड का प्रोसेस शुरू होता है जो काफ़ी लंबा चलता है। और सीबीआई ने तो कह दिया ये रेड तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। बिल्कुल, सीबीआई के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी तरीके की कोई भी रेड मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर या घर पर नहीं की गई है। यानी साफ तौर पर विकास, देखिए सीबीआई के सूत्रों के हवाले से मनोज कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि रेड हो रही है, लेकिन रेड तो नहीं हुई है। जी अंकित और मनोज वर्मा ग्राउंड जीरो से इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले देंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और उत्तर भारत में 3 राज्यों में जमकर हो रही बर्फबारी की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कई जगह पर भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में शिमला, कुल्लू, मनाली में बर्फबारी तो हो ही रही है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, उत्तरकाशी समेत कई जगहों पर भारी बर्फ पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में भी डोडा समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। इन इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त शीतलहर, ठंड के मारे लोगों की हालत खराब हो रही है। आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं किस तरह से पूरा उत्तर भारत ठंड के कहर में है। ठंड से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। अमूमन मकर संक्रांति से ठंड कम होने लगती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शनिवार से बर्फीली शीतलहर दस्तक देने वाली है। और ये शीतलहर इतनी प्रचंड होगी कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। दावा है कि मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से लेकर -4 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। मैदान में -4 की बात सुनकर लोग खौफ में हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई उत्तर भारत में -4 डिग्री तापमान हो जाएगा, और अगर हाँ तो क्या होगा? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ठंड ज़्यादा है, 20 साल ज़्यादा है। और पूरी रात तो यहीं सोता हूँ, ठंड में क्या करूँगा। ठंड बहुत तेज है, यहाँ तो और तेज है।
-4 डिग्री में कांप रहा है उत्तर भारत, तो -4 डिग्री टेम्परेचर का टॉर्चर कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? क्या शनिवार से दस्तक देने वाली शीतलहर तापमान को रिकॉर्ड स्तर तक नीचे ले जाएगी? क्या जो कभी नहीं हुआ वो इस बार होने वाला है? -4 डिग्री तापमान का खौफ क्या सच होने वाला है? क्या पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी उत्तर पश्चिम भारत में ठंड के तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त करने वाली है? ये तमाम सवाल देश के नामी अखबारों में छपी खबर के बाद उठ रहे हैं। इन अखबारों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन सब में बात एक ही छपी है। मिसाल के तौर पर -4 डिग्री देखा है कभी? उत्तर भारत के लिए पूर्वानुमान, भीषण ठंड का पीक आना बाकी। दूसरे अखबार ने लिखा उत्तर भारत में -4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। तीसरी हेडलाइन देखिए, वेदर अपडेट, -4 डिग्री तक जाएगा तापमान, ठंड आनी अभी बाकी है। चौथी हेडलाइन, 14 से 19 जनवरी तक कड़ाके की ठंड, शीतलहर से कांपेगा उत्तर भारत, -4 डिग्री तक जा सकता है तापमान। पांचवी हेडलाइन, जम जाएगा खून, अकड़ जाएंगी हड्डियां, उत्तर भारत में -4 डिग्री तक गिरेगा पारा। तमाम अखबारों की ये सुर्खियां खौफ पैदा करने वाली थी। उत्तर भारत में किसी के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा था कि अगर तापमान माइनस की तरफ गया तो कैसा मंजर होगा। -4 का मतलब क्या हो सकता है, इस बात को कश्मीर से आई ताजा तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जिस ऐतिहासिक शीतलहर की आशंका जताई जा रही है, क्या ये तस्वीरें उन्हीं आशंकाओं की आहट है? आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें श्रीनगर की हैं। लंबे इंतजार के बाद श्रीनगर की सड़कों पर आसमान से बर्फ ने दस्तक दी है, और ऐसी जोरदार दस्तक दी है कि श्रीनगर के आसमान से बर्फ की बेतहाशा बारिश हो रही है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी जारी है। श्रीनगर में भी आज सुबह से शुरू हुई बर्फबारी अभी भी हो रही है, और तकरीबन 4 से 5 इंच के बीच की बर्फ श्रीनगर में रिकॉर्ड की गई है। श्रीनगर की जो सड़कें आज सुबह तड़के बिल्कुल काली नजर आ रही थी, उन पे अब बर्फ की एक मोटी सी परत जम गई है, जिसके चलते सड़कों पर काफी ज्यादा फिसलन हो गई है। फिसलन के कारण आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। बर्फ का असर तापमान में भी देखा गया। शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे श्रीनगर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सुबह तक 4 डिग्री था। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर का तापमान शुक्रवार रात -2, शनिवार को -4 और रविवार को -6 पार कर जाएगा। क्या पहाड़ों का ये शीत प्रकोप मैदानों में भी -4 डिग्री की दस्तक देने वाला है? श्रीनगर में भले ही बर्फबारी ने देर कर दी हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में पिछले 48 घंटों से आसमान से सफेद आफत बरस रही है। बर्फ के इस तूफानी अटैक की गवाही तस्वीरों के जरिए देखिए। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित बनिहाल की है। बर्फ के सफेद तूफान ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। आसमान से बर्फबारी एक पल के लिए भी थमने को तैयार नहीं है।
सड़कों पर बर्फ ने ब्रेक लगा दिया है। कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। हाईवे ठप है। जेसीबी की मदद से बर्फ को हटाने की कशमकश जारी है। पहाड़ी इलाकों में हुई भीषण बर्फबारी के चलते एवलांच का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में एवलांच अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें मध्यम से हाई रिस्क का भी अलर्ट है। जबकि आज दिन भर हुई बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर का समूचे उत्तर भारत या समूचे देश से जो है संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। कश्मीर से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को आज रद्द कर दिया गया, जिससे कारण जो हवाई संपर्क है पूरी तरीके से टूट गया है। करगिल में भी हालात कमोबेश कुछ ऐसे ही हैं। घर और गाड़ियां बर्फ की चादर में लिपटी हुई हैं। सड़क को बर्फ कैद कर चुकी है और जो रेस्तरां पर्यटकों से गुलजार रहते थे, वहां भी बर्फीला अटैक हो चुका है। पहाड़ों पर जगह बदल जाएगी, लेकिन बर्फ से हालात सब जगह एक जैसे हैं। ये कश्मीर के कुलगाम की तस्वीर है। आसमान से झमाझम बर्फ बरस रही है। सफेद सड़क पर गाड़ियां कम, जेसीबी ज्यादा नजर आ रही है। जो गाड़ियां सड़क पर हैं, वो भी बर्फ के आगे सरेंडर कर चुकी हैं। अब सवाल यह है कि क्या पहाड़ों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी पहली बार मैदानी इलाकों में भी पारा -4 डिग्री तक ले जाने वाली है? ये सवाल इस वजह से और ज्यादा डराता है क्योंकि अभी जब पारा माइनस में गया भी नहीं है, उससे पहले ही हालात बिगड़ने लगे हैं। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार के मुताबिक प्रदूषण और भीषण ठंड की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले बढ़े हैं। हमारे पास इमरजेंसी में एक्यूट एमआई यानी कि हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, स्ट्रोक के साथ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्दी के टाइम में। जब टेम्परेचर 5 डिग्री से कम होता है तो बीपी बढ़ जाता है। सो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं। 8 जनवरी को दिल्ली का पारा 1.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये पिछले 15 सालों में जनवरी महीने का दूसरा सबसे कम तापमान था। शीतलहर मानी जाती है जब तापमान 4 डिग्री या उससे कम हो जाता है। जैसे ना कुछ ओढ़ने का ना कुछ खाने का, जो आधा भी है तो अपना वो लेके चले भी जाते हैं। ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन्हें तो हमें तो चलो चल जाएगा, बुजुर्ग लोगों का क्या होगा? ये लक्कड़ वक्कड़ जंगल से तोड़ लेते, वही जलाते रहते। जरा कल्पना कीजिए कि जब 2 डिग्री तापमान पर हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ चुके हैं और अभी ठंड बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। ऐसे में जब तापमान -4 डिग्री होगा तो लोग उसे कैसे झेल पाएंगे? सवाल कई थे जिनके जवाब जानने बेहद जरूरी थे। शुरुआत अखबार में छपी खबर से ही करते हैं कि आखिर उसमें विस्तार से क्या लिखा है। अखबार में छपा था, मौसम विशेषज्ञ के अनुसार दिल्ली में शनिवार के बाद एक बार फिर से बर्फीली शीतलहर लौटने वाली है। मौसम एक्सपर्ट नवदीप दहिया के मुताबिक अगली शीतलहर का दौर सही मायने में खतरनाक रहने वाला है। 14 से 17 जनवरी के बीच भीषण ठंड पड़ेगी। नवदीप के मुताबिक उन्होंने अपने करियर में पारा इतना गिरते हुए नहीं देखा। ये मैदानी इलाकों में -4 से 2 डिग्री के बीच रह सकता है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में -4 डिग्री सेल्सियस तापमान का दावा मौसम एक्सपर्ट नवदीप दहिया के हवाले से किया गया था। हमारे पास सवालों की लिस्ट मौजूद थी तो हमने नवदीप दहिया तक पहुंचने का फैसला किया। इंटरनेट पर पड़ताल में हमें पता चला कि नवदीप दहिया लाइव वेदर ऑफ इंडिया नाम के वेदर पोर्टल के संस्थापक हैं। इसके बाद हमें नवदीप दहिया का वो ट्वीट मिला जो हर अखबार की सुर्खियों में शामिल किया गया था। इस पूरे ट्वीट में वो ही बातें लिखी थी जो हमने आपको ऊपर बताई कि वो अपने करियर में पहली बार पारे को इतना गिरता हुआ देखने जा रहे हैं। -4 डिग्री की बात भी थी, लेकिन कहीं भी जगह का नाम नहीं लिखा हुआ था। लेकिन हमें तो सच जानना था।
नवदीप दहिया से संपर्क करने के लिए सबसे पहले हमने उनका मोबाइल नंबर खंगालना शुरू किया। इस पड़ताल में हमें उनका एक YouTube पेज मिला जिसमें 11 से 13 जनवरी तक मौसम की जानकारी देने वाला वीडियो मौजूद था। राम राम जी, लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 11 जनवरी को वर्तमान मौसम की चर्चा करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत के हिस्सों में शुरू हो चुका है। इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन से राज्यों में ज्यादा प्रभाव होगा और कहाँ पर जो है इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन 14 जनवरी को शीतलहर वाली बात यहाँ मौजूद नहीं थी। संवाददाता निधिश्री झा को कड़ी मशक्कत के बाद उनका नंबर मिला। आगे क्या हुआ आप देखिए। सबसे बड़ा चौंकाने वाला सवाल यह है कि क्या जनवरी 2023 इस सदी का सबसे सर्द महीना होगा। ये दावा किया गया है लाइव वेदर ऑफ इंडिया के संस्थापक नवदीप दहिया की तरफ से और इस दावे ने सनसनी मचा दी है। मैदानी इलाकों में 2 डिग्री टेम्परेचर से लेकर लुढ़ककर -4 डिग्री तक जा सकता है, ऐसा कुछ दावा उन्होंने किया है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी पड़ताल एबीपी न्यूज़ करेगा। दावे की पड़ताल हम करेंगे और नवदीप दहिया से संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे। और एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नवदीप दहिया को फोन कर सकूं। इसके बाद संवाददाता निधिश्री झा ने नवदीप दहिया से फोन पर बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। मेरा सवाल ये है कि आपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि -4 डिग्री तापमान होगा, तो ये किन किन राज्यों में हो सकता है? जी, ये उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं, एरिया है, वहाँ पे इसकी संभावनाएं हैं। राजस्थान के उत्तरी इलाके में? हाँ जी, उत्तर पश्चिमी जो पड़ते हैं, सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर, फतेहपुर शिकारपुरी, इन इलाकों में -2 से -4 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान जा सकता है। हरियाणा के पश्चिमी भागों में जो है न्यूनतम तापमान के आसार। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है और एबीपी न्यूज़ ने नवदीप दहिया से बातचीत की। रिपोर्ट्स जो अलग अलग जगह पर वायरल हो रहे हैं, दिल्ली में -4 डिग्री तापमान होने के, उस पर नवदीप दहिया ने खास एबीपी न्यूज़ से बातचीत में ये साफ किया है कि -4 डिग्री तापमान राजस्थान के चूरू इलाके में देखने को मिल सकता है, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। दिल्ली के आउटर स्कर्ट्स में यानी आउटर दिल्ली में 0 डिग्री यानी शून्य तापमान इस बार 16 से 18 जनवरी के बीच में हो सकता है। यानी जो दावा किया जा रहा था कि पूरे मैदानी इलाके में -4 डिग्री तापमान होगा, इस खबर को उन्होंने एक सिरे से नकार दिया है। इस रिपोर्ट से इतना तो साफ है कि आने वाला समय यानी कि एक हफ्ता जो है वो कड़ी शीतलहर का सामना आप लोगों को कर सकता है। इसलिए सुरक्षा के उपाय करने हैं, सावधानी बरतनी है, अपने आप को गर्म और गुनगुने कपड़ों से ढके रखना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।